अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पढ़ाया था, कंप्लीट हमने किया था, उसकी स्टेटमेंट हमने देखी थी। मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग को जो है वो भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप अपनी बुक ओपन करें बेटे, पेज नंबर 124 है आपका, जहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हुआ था वहीं पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 6.2। A gas is enclosed in a container fitted with a piston of cross-sectional area 0.10 meter square. The pressure of the gas is maintained at 8,000 Newton per meter square. When heat is slowly transferred, the piston is pushed up through the distance of 4 centimeter. If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in internal energy of the system? आपके पास गिवन में क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका? पिस्टन का, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है आपको गैस का, वो बताया हुआ आपको गिवन है। और दूसरा आपको क्या बताया हुआ है? डिस्टेंस बताया हुआ है। जब पिस्टन को पुश किया जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अमाउंट ऑफ हीट आपको दी हुई है। आपने क्या फाइंड करनी है? आपने फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है? चेंज इन एनर्जी कल हमने पढ़ी थी, डेल्टा यू कहते हैं ना उसको। यू किसके इक्वल था? क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल। क्यू यहाँ पे आपको गिवन है, क्यू यानी कि हीट कितनी दी हुई है? 42 जूल दी हुई है। वर्क डन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो हम पहले क्या करेंगे? वर्क डन जो है पहले वो फाइंड करना है आपने। वर्क डन क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिया। वॉल्यूम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा वाई के साथ, जो यानी कि जो उसकी आपको एक तो एरिया दिया हुआ है ना आपको उसमें, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है। अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आएगा। पहले आपने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर वॉल्यूम को और प्रेशर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन जो है बेटे वो आएगा। जब वर्क डन भी आ गया तो आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी डेट इज ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। यू क्या चीज़ है? इंटरनल एनर्जी है, तो आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही फाइंड आउट करनी थी बेटे। आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपका रिक्वायर्ड जो इंटरनल एनर्जी है वो आपकी जो है आपको मिल जाएगी। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है डैट इज आइसोथर्मल प्रोसेसेस। क्या कहते हैं इसको? आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हेंस द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ on the gas is fulfilled. Therefore, when gas expands or compresses isothermally, the product of its pressure and volume during the process remain constant. If P1, V1 are initial pressure and volume, whereas P2, V2 are pressure and volume after the isothermal change take place, then P1, V1 is equals to P2, V2. In case of an ideal gas, the PE associated with the molecule is 0. Hence, the internal energy of an ideal gas depends only on its temperature, which in this case remain constant. Therefore, delta U is equals to 0. Hence, first law of thermodynamics reduces to Q is equals to 0. Thus, if gas expands and does external work W, the amount of heat Q has to be supplied to the gas in order to produce an isothermal change. Since transfer of heat from one place to another requires time, to keep the temperature of the gas constant, the expansion or compression must take place slowly. The curve representing an isothermal process called an isotherm. मैंने अभी जो टॉपिक बेटे रीड आउट किया है डैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी किया जाए। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर बॉयल्स लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्या लेते हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं। जब गैस एक्सपैंड होती है बेटे या जब गैस कंप्रेस होती है तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है? पीवी जो है वो क्या होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर P1, V1 इनिशियल प्रेशर है या इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है,
किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्रोसेसेस का। लेकिन अगर वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होगा यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो आफ्टर कुछ टाइम जब प्रोसेस जो है आपका यानी कि उसके अंदर एक चेंज आ गया, आइसोथर्मल चेंज कहते हैं उसको हम लोग। जब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हो तो उसका वॉल्यूम और उसका प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले वॉल्यूम कितना था V1, अब क्या हो जाएगा V2। पहले प्रेशर क्या था P1, अब क्या हो जाएगा P2। तो P1 V1 आइसोथर्मल चेंज के बाद भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 V2 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस की, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल गैस की यहाँ पे बात हो रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और इंटरनल एनर्जी जो है इस केस में भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटे, हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो गैस की किस पर डिपेंड कर रही है, अभी हम पढ़ के आए हैं, वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आइडियल गैस के केस में जब आइसोथर्मल प्रोसेस हम देखते हैं तो वहाँ पे जो आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा यू आती है वो क्या आती है, टोटल इंटरनल एनर्जी। इन केस ऑफ आइडियल गैस जो है वो क्या आएगी, हमेशा ज़ीरो आएगी। जब वो ज़ीरो आ जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल हीट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी वर्क डन यानी कि W के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी टोटल वर्क डन के। अगर गैस एक्सपैंड हुई है तो उसने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क किया, और अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उसको सप्लाई की, और उस हीट से क्या आया, एक चेंज आया, और उस चेंज को हमने क्या कह दिया, आइसोथर्मल चेंज कह दिया। क्या कह दिया, आइसोथर्मल चेंज करते हैं। और आपको पता है कि हीट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और इस केस में जब हम आइसोथर्मल चेंज पढ़ें तो यहाँ पे क्या है बेटे, टेम्परेचर जो है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। एक्सपेंशन और कंप्रेक्शन जो है वो स्लोली होती रहती है। और आपकी बुक में यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस को पूरा का पूरा जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा है। मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। हमने अभी क्या पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं बेटे एक आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज में हमने क्या पढ़ा कि अगर आप लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हमारा जो बेटे आएगा आपका P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अगर आपका प्रेशर जो है वो V1 है, P1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है। ये क्या है, ये किसी भी जब कोई गैस एक्सपैंड होती है या कंप्रेस होती है आइसोथर्मली, तो जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम का और प्रेशर का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कब, जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। लेकिन जब उसके अंदर एक आइसोथर्मल चेंज आ गया तो उसका प्रेशर भी चेंज हो गया और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। लेकिन बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो क्या रहेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ ली कि आइडियल गैस के जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, उसके मॉलिक्यूल्स की ज़ीरो होती है। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, वो हमेशा ज़ीरो होता है। जो आपकी इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर में। और इस केस में जब हम आइसोथर्मल चेंज पढ़ रहे हैं तो बेटे टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी अपनी Q इज इक्वल्स टू, हमने क्या इक्वेशन कल पढ़ी थी, अगर इसको आप ले आओ, Q किसके इक्वल था, Q इक्वल था, हम कल इक्वेशन पढ़ के आए थे ना, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ये कल इक्वेशन पढ़ी थी ना। U क्या था, इंटरनल एनर्जी थी, वर्क डन था। ये क्या था, हीट था। आज हमने जब पढ़ा तो मैंने कहा इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। जब आइडियल ये ज़ीरो होगी तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ W रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट होती है वो किसकी इक्वल होती है, टोटल वर्क डन के, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क डन है उसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
क्लियर है, अब तो समझ आ गई है ना कि एक्सटर्नल जो यहाँ पे जो हीट है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। इसको ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करो तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, ये दिस इज छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करके आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम हमेशा किसको शो करते हैं, प्रेशर को, यहाँ पे हम किसको शो करते हैं, वॉल्यूम को। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ किस में, आइसोथर्मल चेंज में, तो हम अभी एक चीज़ पढ़ के आए हैं कि वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, सेम रहेंगे। इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये कौन सा ग्राफ होगा, ये होगा आइसोथर्मल। इसको हम लोग क्या कह देंगे, आइसोथर्मल कहेंगे। ये आपने याद रखना है। ये ग्राफ आपकी इधर बुक में भी बना हुआ है, यहाँ से भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, अगर आप लोग ये देखें इधर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, हाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई पे क्या है, प्रेशर शो किया हुआ है। दो तरह के प्रेशर हैं, ये बिफोर चेंज है P1 और P2। P1 बिफोर चेंज है, P2 हमने क्या कहा था, आफ्टर आइसोथर्मल चेंज। इसी तरह वॉल्यूम जो था बिफोर चेंज V1 था, जब आइसोथर्मल चेंज आया तो V2 हो गया। लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो बिफोर एंड आफ्टर जो है P1 और V1 जो प्रोडक्ट हैं वो क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। P1 V1 जो है वो किसके इक्वल रहेगा, P2 V2 के इक्वल, ठीक है। और ये इसका जो है ये ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अगर आपकी बुक में सिंपल डेफिनेशन भी आती है ना आइसोथर्मल की, कि व्हाट इज़ हाउ कैन यू डिफाइन आइसोथर्म या आइसोथर्मल चेंज, तो आपकी बुक में यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन मैं आपको मजीद इजी डेफिनेशन भी इसकी बताती हूँ, आप लोग वो भी राइट कर सकते हो कि व्हाट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेसेस, ठीक है। तो आप मेरे साथ राइट कर लें, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम remain constant. An isothermal process is a thermodynamic process. Thermodynamic process लिखना है आपने, where the temperature of the system remains the constant. Temperature जो है वो क्या रहेगा, सिस्टम का constant रहेगा। और इसका मतलब क्या है, कोई भी हीट जो सिस्टम में ऐड होती है, इट इज़ यूज टू डू वर्क, उसको हम लोग जो भी हीट सिस्टम में ट्रांसफर होगी उसको हम लोग काम करने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन द कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या दिया हुआ है, वो ये कर्व जो पीछे बना था ना आइसोथर्मल प्रोसेस को, जो कर्व बनता है ना, ये ग्रीन कलर का जो कर्व बन रहा है, इसको कहते हैं आइसोथर्मल चेंज कर्व। और इस कर्व का एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, इस कर्व को हम लोग कहते हैं आइसोथर्म। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो, T और T दोनों सेम ही है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या करना है हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। अब हम पढ़े हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अपने आएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं बेटे। ये मैं अब आपको डिटेल से पढ़ाने लगी हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वन वेयर no heat enter or leave the system, therefore delta Q is equals to U, and the first law of thermodynamics give W is equals to minus delta U. Thus if the gas expand and does external work, it is done at the expense of the internal molecule energy of its molecule, and hence the temperature of the gas falls. Conversely, an adiabatic compression causes the temperature of the gas to rise because of the work done on the gas. Adiabatic changes occur when the gas expands or compresses rapidly, particularly when a gas is contained in an isolated cylinder. The examples of adiabatic processes are the rapid escape of air from the burst tire, the rapid expansion and compression of air through which a sound wave is passing. Number 3, cloud formation in the atmosphere. As the temperature of the gas does not remain constant, it has been seen that PV is equals to constant, where R is the ratio of molar specific heat of the gas, gamma का साइन है, at constant pressure to molar specific heat at constant volume. The curve representing an adiabatic process is called an adiabat. नेक्स्ट दो तरह के प्रोसेस पहले हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अभी जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, डैट इज़ नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें बेटे कोई सिस्टम के अंदर ना तो हीट एंटर होती है, ना ही सिस्टम के अंदर से हीट जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होगी। यानी कि डेल्टा क्यू जो है किसी भी सिस्टम का, डेल्टा क्यू क्या चीज़ थी? क्यू था हीट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन हीट, इन एंड आउट ऑफ द हीट। तो टोटल अगर हम देखें तो डेल्टा क्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जब डेल्टा क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस डेल्टा यू के। मैं आपको भी इसको करके दिखाती हूँ किस तरह ये चीज़ आएगी। अगर गैस एक्सपैंड हुई है, इसका मतलब है कि उसने क्या किया, उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो भी एक्सपैंड हुई है। टेम्परेचर जो है गैस का वो फॉल डाउन हो गया, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हुआ कि कोई भी हीट का लॉस या गेन जो है वो नहीं हुआ। एडियाबैटिक प्रोसेस जब चेंज आते हैं, एडियाबैटिक चेंज जब भी होते हैं, गैसेस या तो कंप्रेस होती हैं या गैसेस क्या है एक्सपैंड होती हैं। और एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल बेटे इसकी हमारी डेली रूटीन में एडियाबैटिक प्रोसेसेस की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलती हैं। 3 कॉमन एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हैं। पहली दी हुई है जब किसी भी व्हीकल का, कार का, बाइक का, साइकिल का जब टायर ब्रस्ट होता है ना, तो उसके अंदर से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, उस वो जो एक्सकेप होता है एयर का, वो किसकी एग्जांपल है? जब टायर आपका फट जाता है या ब्रस्ट हो जाता है तो उसमें से एयर रिलीज़ होती है ना, तो वो एग्जांपल है किसकी? एडियाबैटिक प्रोसेस की। दूसरी एग्जांपल क्या दी हुई है? एयर की कंप्रेशन या एक्सपेंशन, ठीक है, जब उसमें से साउंड वेव पास हो, तो वो भी एग्जांपल है एडियाबैटिक चेंज की। थर्ड एग्जांपल आपको क्या दी हुई है? क्लाउड फॉर्मेशन, जो क्लाउड्स बनते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी एग्जांपल है किसकी? एडियाबैटिक चेंज की। एडियाबैटिक चेंज को हमने अगर राइट करना हो तो हम क्या मतलब वैसे क्या करते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ पे भी अगर टेम्परेचर जो है वो डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट हो तो वो ये वाली इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे आपकी बुक में ग्राफ भी दिया हुआ है। जब इसका ग्राफ बनता है तो जो ग्राफ इसको एडियाबैटिक चेंज को शो कर रहा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उस कर्व को बेटे क्या कहते हैं? एडियाबैट कहते हैं। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इसकी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत ईजी है। देखो इधर से ही हम लोग आगे फर्दर चलें। हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी ये वाली, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इसी को आगे मैं अगर लेके चलूँ, ये थी हमने आइसोथर्मल चेंज देखा था। आइसोथर्मल चेंज में आपके पास क्या आ गया था? Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब मैंने आपको क्या कहा कि जब एडियाबैटिक चेंज आता है तो डेल्टा Q क्या हो जाती है? Q क्या हो जाएगा? Q हो जाता है ज़ीरो। Q हो गया ज़ीरो। ये क्या हो गया? डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। अब मैं डब्ल्यू को इधर लेके आ रही हूँ, ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। माइनस को उधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा यू, सॉरी। टोटल वर्क डन जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। और ये कौन सा चेंज होगा? ये होगा एडियाबैटिक चेंज। इस चेंज में जो हीट थी वो किसके इक्वल थी, ठीक है, और इसमें जो है वो चेंज हो गई। क्लियर हो गया? ये हमारा क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस था, जो कि मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। और मैंने आपको क्या बताया, इसकी मैंने कॉमन एग्जांपल जो हमारी डेली रूटीन में है वो वाली एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी। अगर बेटे आपकी बुक में सिंपल आ जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिखें, इसको आप डिफ़ाइन करें, तो इसको आप लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आप इसकी डेफिनेशन लिखो, मैं आप लोगों को राइट करवाती हूँ। एन adiabatic process is a thermodynamic process where no heat is exchanged between a system and its surrounding। ये एक ऐसा चेंज है बेटे जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में कोई भी हीट का लॉस और गेन नहीं होता, कोई भी हीट का चेंज नहीं होता। मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन राइट करवाती हूँ, आपको डिक्टेट करवाती हूँ, आप लोग राइट कर लें। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। क्लियर है? लिख लोगे? इसका मतलब हुआ कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाती है? वो इक्वल हो जाती है वर्क डन के, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा भी है वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ये यू, जो किसके इक्वल होता है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी के, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में? ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा,
अब यहाँ पे भी आपको, जब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा है तो यहाँ पे भी आपको आपकी बुक में एक ग्राफ दिया गया, अगर आप गौर करो, जैसे हमने आइसोथर्मल में ग्राफ देखा था, यहाँ पे भी ग्राफ है। इसी तरह एक्स में यहाँ पे वॉल्यूम शो किया गया है, वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, ये P1 है, ये P2 है। P1 जो है बिफोर चेंज है, कौन सा चेंज, जो एडियाबैटिक चेंज आया था, और P2 और V2 जो है आफ्टर द चेंज है। यहाँ पे जो आपको कर्व नज़र आ रहे हैं, ये जो पिंक कलर में आपको कर्व नज़र आ रहा है, जो ऊपर दो कर्व हैं, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का है, एक पिंक कलर का है। जो ग्रीन कलर का कर्व है वो था हमने जो पहला अपना चेंज पढ़ा था, ठीक है, डैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़ा था, ये कर्व आइसोथर्मल चेंज का है और ये एडियाबैट का है। इस कर्व को हम लोग क्या कहते थे, आइसोथर्म कहते थे। और नीचे जो पिंक कलर का कर्व आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, डैट इज नोन एज आइडियाबैट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग आइडियाबैट कहते हैं इस कर्व को। एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व बनता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आइडियाबैट कहते हैं। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व बनेगा उसको क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। तो इस ग्राफ में आपको दोनों चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया बेटे, दोनों मैंने आपको प्रोसेसेस, जो थर्मोडायनेमिक्स के दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक पढ़े हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। तो थर्मोडायनेमिक में दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं, एक होता है आइसोथर्मल और एक होता है एडियाबैटिक, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होता है और एडियाबैटिक में क्या होता है, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। इसके अलावा बेटे एक और चीज़ है जो आपके पेपर में अक्सर आती है, वो आते हैं दोनों के डिफरेंसेस के, एडियाबैटिक में और जो आपका आइसोथर्मल है, इनके दरमियान में, इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो तो इन दोनों के अंदर जो हैं वो कौन कौन से डिफरेंसेस जो हैं वो हैं। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको इनके डिफरेंसेस भी जो है राइट करवा देती हूँ, ताकि आपको जो है वो, अगर क्वेश्चन इन केस पेपर में आ जाता है तो आपको जो है वो मुश्किल ना हो और आप लोग ईजिली जो है इनके डिफरेंसेस जो है वो लिख सकें। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो तो हमने पढ़ लिया, उसके डेफिनेशन में ही था पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी डिफरेंस जस्ट अभी टॉपिक ख़त्म किया ना, आप लोग बताएं मुझे बेटे। पहला डिफरेंस हमने क्या देखा, हमने देखा इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अंडर, क्या था, जब आपका टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप लोग पूरी डेफिनेशन इसकी लिख दो, नंबर 1 में मैं राइट कर देती हूँ, आप लोग यहाँ से देख के मेरे से उतार लो। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ thermodynamic process occurs लिख लेते हैं under a constant temperature, ठीक है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसको भी आप ऐसे लिखोगे, इट इज थर्मो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ही आगे आ रहे हैं ना सारे प्रोसेसेस। दैट अकर विदाउट एनी heat transfer between system and surroundings। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, पहला डिफरेंस आ गया। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आप क्या लिखते हो, हीट ट्रांसफर कैन बी ऑब्जर्व्ड। हीट ट्रांसफर जो होती है वो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, नो हीट ट्रांसफ़र, यहाँ पे तो हीट ट्रांसफ़र होती ही नहीं, ठीक है। नंबर 3, टेम्परेचर
कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर कैन बी चेंज। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। नंबर 4 डिफरेंस हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बेटा इसका, ये आप लोग लिख लें। वर्क डन इज ड्यू टू change in heat of system। और यहाँ पे वर्क डन जो है वो हीट चेंज की वजह से होता है, और यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से होता है, is due to change in इंटरनल एनर्जी। अभी मैंने आपको ये डायग्राम लिख के दिखाया था ना, W इज इक्वल्स टू डेल्टा इंटरनल एनर्जी, हमने लिखा था डेल्टा U इंटरनल एनर्जी। क्लियर है बेटे। और भी बहुत सारे आप लिखते हैं, हम 5 क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्लो, और यस केस में फास्ट। क्लियर हो गया, ये एक डिफरेंस आ गया। और डिफरेंसेस भी इसके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आइसोथर्मल चेंज पे देखते हो तो सिस्टम इज़ गुड कंडक्टर। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम इज बैड कंडक्टर। नंबर 7 पे आप लोग क्या राइट कर सकते हैं, चलिए बेटे आपको नंबर 6 हो गया। अब हम आते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, वो हमने पहले ही मेंशन कर लिया है। और क्या हो सकती है, टेम्परेचर पहले आपको बता दिया कांस्टेंट है, वहाँ पे Q जो है 0 है। यहाँ पे ये भी ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, T इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल जो हीट है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0 होती है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो भी 0 होगी, ठीक है। पहले मैंने लिखा है ये कि नहीं, हाँ लिख लेते हैं इसको। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 नहीं होती। 9 डिफरेंस हम क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे क्या था बेटे, इक्वेशन हमारी बुक में भी आपके लिखी हुई थी, PV यहाँ पे कांस्टेंट, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये आपके कुछ जो हैं बेटे, एक और भी मेरे ज़हन में आ रहा है, नंबर 10 भी हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। स्पेसिफिक हीट बिकम्स इन्फिनिट। और यहाँ पे इस केस में स्पेसिफिक हीट जो है बिकम्स 0 हो जाती है। ये बेटे क्या लिख लिए मैंने, कुछ आप लोगों को डिफरेंसेस यहाँ पे राइट करवाए हैं।
हमने दो तरह के प्रोसेस पढ़े ना, एक हमने पढ़ा आइसोथर्मल और एक हमने कौन सा पढ़ा एडियाबैटिक। इसके इनके मैंने आपको डिफरेंसेस राइट करवा दिए हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको देती जाऊँ, बाज़ औक़ात आपका आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटे इसको अगर आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे उस टाइम आपको लग रहा है कि बुक वाला सारा लिख के भी मेरा नोट बहुत छोटा है, तो ये वाले सारे पॉइंट्स आप नोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। उसको नोट की फॉर्म में बना के, पैराग्राफ की फॉर्म में बना के आइसोथर्मल का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें आप लोग लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो है मज़ीद अच्छा जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है और यहाँ पे क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में कोई भी हीट चेंज नहीं होता। हीट ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, लेकिन यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती ही नहीं है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। वर्क डन जो है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू हीट चेंज। और यहाँ पे वर्क डन किस लिए होता है, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू जो है उसकी वजह से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे स्लो होती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फास्ट होती है। सिस्टम इज़ अ गुड कंडक्टर, यानी कि जो आइसोथर्मल पूरा सिस्टम है, जो प्रोसेस है, ये गुड कंडक्टर है। और ये क्या है, बैड कंडक्टर है। यहाँ पे डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो है ज़ीरो है, यहाँ पे चेंज इन हीट जो है वो ज़ीरो है। और इंटरनल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है, जबकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। इसकी इक्वेशन हम कैसे राइट करते हैं, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे पी वी के ऊपर आप लोग ये वाला साइन डालोगे तब कॉन्स्टेंट आएगा। लास्ट पे मैंने नंबर 10 पे बेटे जो पॉइंट लिखा वो क्या था, स्पेसिफिक हीट बिकम इन्फिनिट। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, ये हमने एंड पे मैंने आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस थे वो भी आप लोगों को राइट करवा लिए। ये भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें बेटे, ये भी आपके पेपर में जो है आ सकते हैं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये जितने डिफरेंसेस मैं आपको लिखवा रही हूँ ये सारे के सारे आप लोग जो है एक रजिस्टर बना लें, उसके ऊपर जो है राइट करते जाएँ। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ ये डिफरेंस में आपके काम नहीं आएंगे, बल्कि अगर शॉर्ट नोट आता है तो उसमें भी आप इसको इन सब के सब पॉइंट्स को एक पैराग्राफ की फॉर्म में बना के भी नोट भी इसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।